हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु जी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, लगातार आपकी सीटेट की क्लास चलाई जा रही है। तो प्यारे साथियों, आज हम लोग सिविक्स में अर्थात जो आपका पॉलिटी है उसमें चैप्टर 5 देखते हैं। ये क्लास 7th की एनसीईआरटी है, ठीक है प्यारे साथियों। और ये चैप्टर 5 है, औरतों ने बदली दुनिया। आज हम इस बारे में डिटेल से अध्ययन करते हैं। चलिए चलते हैं अपने पहले टॉपिक पर। तो औरतों ने बदली दुनिया, इसी चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। कह रहा, पिछले अध्याय में हमने देखा कि किस तरह महिलाओं द्वारा किया जाने वाला घर का काम काम ही नहीं माना जाता है। हमने यह भी पढ़ा कि घरेलू काम और परिवार के सदस्यों की देखभाल करना पूरे समय का काम है। इस कार्य को प्रारंभ और समाप्त करने का कोई निश्चित समय नहीं है। इस अध्याय में हम घर के बाहर के कामों को भी देखेंगे और समझेंगे कि कैसे कुछ और व्यवसाय महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के लिए अधिक उपयुक्त समझे जाते हैं। हम यह भी ज्ञात करेंगे कि समानता प्राप्त करने के लिए स्त्रियों ने कैसे संघर्ष किया। पहले और आज भी शिक्षा प्राप्त करना एक ऐसा तरीका है जिससे महिलाओं के लिए नए अवसर निर्मित किए जा सकते हैं। साथ ही इस अध्याय में हम हाल के वर्षों में महिला आंदोलनों द्वारा भेदभाव को चुनौती देने के लिए किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रयत्नों के बारे में संक्षेप से जानेंगे। चलिए चलते हैं टॉपिक पर और देखते हैं। यहाँ तो आपसे रिलेटेड कोई महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है, तो आप ऐसे आते हैं नीचे, ठीक है। और यहाँ एक टॉपिक लिखा है जिसके बारे में पढ़ लीजिएगा। भारत में 83.6% महिलाएं खेतों में काम करती हैं। उनके कामों में पौधे रोपना, खरपतवार निकालना, फसल काटना, कुटाई करना शामिल है। फिर भी हम किसान के बारे में सोचते हैं तो केवल और केवल पुरुष के बारे में सोचते हैं। ये है स्रोत 61वां नेशनल सैंपल सर्वे 2004 और 5 का रिपोर्ट है, ठीक है। चलिए, कम अवसर और कठोर अपेक्षाएं। रोजी मैडम की कक्षा में अधिकांश बच्चों ने नर्स के लिए महिलाओं के और पायलट के रूप में पुरुषों को चित्र बनाए। चलिए, मैं आपको रोजी मैडम का एक चित्र दिखा देता हूँ, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। रोजी मैडम ने कक्षा में 30 बच्चे और उनकी कक्षा में यही अभ्यास कराया गया। परिणाम इस प्रकार है। शिक्षक की बात कही गई तो 5 पुरुष शिक्षक के चित्र बनाए गए और 25 महिला। किसान में 30 पुरुषों के चित्र बनाए गए और 0 महिला। मिल मजदूर में 25 आदमियों के और 5 महिलाओं के। नर्स में 0 पुरुष और 30 महिला। वैज्ञानिक में 25 आदमी 5 महिला। पायलट में 27 आदमी 3 महिला, ठीक है। अब आगे चलते हैं। कह रहा है कि रोजी मैडम की कक्षा में अधिकांश बच्चों ने नर्स के लिए महिलाओं को और पायलट के रूप में पुरुषों के चित्र बनाए। ऐसा उन्होंने इस कारण किया कि उन्हें लगता है कि घर के बाहर भी महिलाएं कुछ खास तरह के काम अच्छी तरह कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, बहुत से लोग मानते हैं कि महिलाएं अच्छी नर्स हो सकती हैं क्योंकि वे अधिक सहनशील और विनम्र होती हैं। इससे परिवार में स्त्रियों की भूमिका के साथ मिलाकर देखा जाता है। इस प्रकार माना जाता है कि विज्ञान के लिए तकनीकी दिमाग की ज़रूरत होती है और लड़कियां और महिलाएं तकनीकी कार्य करने में सक्षम नहीं हैं। अनेक लोग इस प्रकार की रूढ़िवादी धारणाओं में विश्वास करते हैं। रूढ़िवादी मैंने बताया था आपको। इसलिए बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर व इंजीनियर बनाने के लिए अध्ययन और प्रशिक्षण लेने के लिए सहयोग नहीं मिल पाता जो लड़कों को मिलता है। अधिकांश परिवारों में स्कूली शिक्षा पूरी हो जाने के बाद लड़कियों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि वे शादी को अपने मुख्य जीवन का लक्ष्य बना लें। यह समझना आवश्यक है, हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां सभी बच्चों को अपने चारों ओर की दुनिया के दबावों का सामना करना पड़ता है। कभी यह दबाव बड़ों की अपेक्षाओं के रूप में होता है तो कभी यह अपने ही मित्रों को गलत तरीके से चिढ़ाने के कारण पैदा हो जाता है। लड़कों पर ऐसी नौकरी प्राप्त करने के लिए पहले इस टॉपिक को देखते हैं। रूढ़ियों को तोड़ा है। रेल इंजन आदमी चलाते पर झारखंड के गरीब आदिवासी परिवार की 27 वर्षीय महिला लक्ष्मी ललकारा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नोट में शामिल कर लीजिएगा। कहाँ की थी? झारखंड की थी। नाम क्या था? लक्ष्मी ललकारा। इन्होंने क्या किया? उत्तरी रेलवे की वह पहली महिला इंजन चालक हैं। पूछता है, ठीक है। अब इसके बारे में और कोई भी चीज़ें नहीं है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैंने वो आपको बता दिया। लड़कों पर दबाव होता है जिससे उन्हें अधिक वेतन मिले। यदि वे दूसरे लड़कों की तरह व्यवहार नहीं करते तो उन्हें चिढ़ाया जाता और धौंस दी जाती है। आपको याद होगा
कक्षा 6 की पुस्तक में आपने पढ़ा था कि लड़कों को बचपन में ही दूसरों के सामने रोने पर चिढ़ा दिया जाता था। परिवर्तनों के लिए सीखना। स्कूल जाना आपके जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे जैसे स्कूलों में हर साल अधिकांश संख्या में बच्चे प्रवेश ले रहे हैं, हम सोचने लगते हैं कि बच्चों के लिए स्कूल जाना एक साधारण बात है। आज हमारे लिए यह कल्पना करना भी कठिन है कि कुछ बच्चों के, ठीक है, अब ये आपको कुछ ये जो चीज़ें दी गई ये आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। स्कूल जाना और पढ़ना पहुँच के बाहर की बात है, अनुचित बात भी मानी जाती, परंतु अतीत में लिखना और पढ़ना कुछ लोग ही जानते थे। अधिकांश बच्चे वही काम सीखते थे जो उनके परिवार में होता था, उनके बुजुर्ग करते थे। लड़कियों की स्थिति और भी खराब थी। उन समाजों में जहाँ लड़कों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता था, लड़कियों को अक्षर तक सीखने की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि परिवार में जहाँ कुम्हारी, बुनकरी और हस्तकला सिखाई जाती थी, यह धारणा था कि लड़कियों और औरतों का काम केवल सहायता करने तक सीमित था। उदाहरण के लिए कुम्हार के व्यवसाय में स्त्रियां मिट्टी एकत्र करती थी, बर्तन बनाने के लिए उन्हें तैयार करती थी। चूँकि वे चाक नहीं चलाती थी इसीलिए उन्हें कुम्हार नहीं माना जाता था। रामाबाई 1858-1922 में अपनी बेटी के साथ महिला शिक्षा की योद्धा, स्वयं कभी स्कूल नहीं गई। अपने माता पिता से इन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया। उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई। तो रामाबाई को कौन सी उपाधि मिली थी? पंडिता की, याद रखिएगा, क्योंकि वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, जो उस समय की औरतों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। औरतों को तब यह ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने 1898 में पुणे के पास खेड़गांव में एक मिशन स्थापित किया, जहां विधवा स्त्रियों और गरीब औरतों को पढ़ने लिखने तथा स्वतंत्र होने की शिक्षा दी जाती थी। उन्हें लकड़ी से चीज़ें बनाने, ठीक है, छाप खाना चलाने जैसी कुशलताएं भी सिखाई जाती थी। वर्तमान में भी लड़कियों को कम ही सिखाई जाती हैं। ऊपर बाएं हाथ की तरफ छपी तस्वीर में उनका छापा खाना दिख रहा है। रामाबाई का मिशन आज भी सक्रिय है। तो ये देख लीजिए, इनका मिशन है, ये है रामाबाई और ये है इनका मिशन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 19वीं शताब्दी में 200 वर्षों पूर्व शिक्षा के बारे में कई नए विचार ने जन्म लिया। विद्यालय अधिक प्रचलन में आ गए। समाज, जिन्हें स्वयं कभी पढ़ना लिखना नहीं सीखा, अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। तब भी लड़कियों की शिक्षा को लेकर विरोध हुआ। इसके बावजूद बहुत सी स्त्रियों और पुरुषों ने बालिकाओं के लिए स्कूल खोले और प्रयास भी किए। स्त्रियों ने पढ़ना लिखना सीखना जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष किया। आइए हम रामसुंदरी देवी 1800 से 1890 का अनुभव करें, जो 200 वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल में पैदा हुई। 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बंगला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। उनकी पुस्तक का नाम क्या है? अमार जीवन। किसी भारतीय महिला द्वारा लिखी गई पहली आत्मकथा है। तो भारतीय महिला द्वारा लिखी गई पहली आत्मकथा क्या है? पूछता है, अमार जीवन है। क्या है? अमार जीवन। रामसुंदरी देवी एक धनवान जमींदार परिवार की गृहिणी थी। उस समय लोगों का विश्वास था कि यदि लड़की लिखती पढ़ती है तो वह पति के लिए दुर्भाग्य लाती और विधवा हो जाती है। इसके बावजूद उन्होंने शादी के बहुत समय बाद भी स्वयं ही छुप छुप कर लिखना पढ़ना सीखा, ठीक है। चलिए, मैं अत्यंत सवेरे ही काम शुरू कर देती थी और उधर आधी रात हो जाने के बाद भी काम में लगी रहती थी। बीच में भी विश्राम नहीं होता था। उस समय मैं केवल 14 वर्ष की थी। मेरे मन में एक अभिलाषा पनपने लगी, मैं पढ़ना सीखूंगी और एक धार्मिक पांडुलिपि पढ़ूंगी। मैं अभागी थी, उन दिनों स्त्रियों को नहीं पढ़ाया जाता था। बाद में मैं स्वयं अपने विचारों का विरोध करने लगी। मुझे क्या हो गया, स्त्रियाँ पढ़ती नहीं हैं, फिर मैं कैसे पढ़ूंगी। फिर मुझे एक स्वप्न आया, मैं चैतन्य भगत मतलब एक संत का जीवन पढ़ रही थी, ठीक है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो ठीक है, ये है जो है रुकैया सखावत हुसैन और लेडी लैंड का उनका सपना। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे कह रहा, बाद में दिन के समय जब मैं रसोई में बैठी हुई भोजन बना रही थी, मैंने अपने पति को सबसे बड़े बेटे से कहते सुना, विपिन, मैं अपनी चैतन्य भगत यहाँ छोड़ी है। जब मैं इसे मंगाऊँ तो तुम इसे अंदर ले आना। वे पुस्तक वहीं छोड़कर चले गए। जब पुस्तक अंदर रख दी गई, मैं चुपके से उसका एक पन्ना निकाल ली और सावधानी से उसे छुपा दिया। उसे छुपाना भी एक बड़ा काम था, क्योंकि किसी को
जो है वह भी मेरे हाथ में नहीं दिखना चाहिए था। मेरा सबसे बड़ा बेटा उस समय ताड़ के पत्तों पर लिखकर अक्षर बनाने का अभ्यास कर रहा था। उसमें से भी एक छिपा दिया और जब मौका मिलता मैं जाती और उस पन्ने के अक्षरों को मिलान अपने याद किए गए अक्षरों से करती। मैंने उन शब्दों को मिलान करने की कोशिश की जो मैं दिन भर में सुनती रहती थी। अत्यधिक जतन और कोशिशों के एक लंबे समय के बाद मैं पढ़ना सीख गई थी। ठीक है। और ये आपको दिया गया राज सुंदरी देवी और रुकैया हुसैन, जिन्होंने पढ़ने लिखने की अनुमति नहीं मिली थी, कि स्थिति के विपरीत वर्तमान समय में भारत में बड़ी संख्या में लड़कियां स्कूल जा रही हैं। इसके बावजूद भी बहुत सी लड़कियां गरीबी, शिक्षण की सुविधाओं के अभाव में भेदभाव के कारण स्कूल जाना छोड़ रही हैं। सभी समाजों और वर्गीकरण पृष्ठभूमि वाले बच्चों को शिक्षण की समान सुविधाएं प्रदान करना, विशेषकर लड़कियों को, आज भी चुनौती भरा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय। आज के युग में लड़के और लड़कियां विशाल संख्या में विद्यालय जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लड़के और लड़कियों की शिक्षा में अंतर है। भारत में हर 10 वर्ष में जनगणना होती है, जिनमें पूरे देश की जनसंख्या की गणना की जाती है। इनमें भारत में रहने वाले जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी एकत्रित की जाती है, उनकी आयु, पढ़ाई लिखाई, ठीक है, उनके काम के बारे में। इस सही जानकारी का इस्तेमाल हम अनेक बातों के आकलन के लिए करते हैं, जैसे शिक्षित लोगों की संख्या, स्त्री और पुरुषों का अनुपात। 1961 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, सब लड़कों मतलब और पुरुषों 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के 40% शिक्षित था, अर्थात कम से कम नाम लिख सकते थे। इसकी तुलना में लड़कियों और स्त्रियों का केवल 15% भाग शिक्षित था। ठीक है, आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार लड़कों व पुरुषों की संख्या 82% पहुँच गई, जबकि लड़कियों की 65%। इससे आशा हुआ कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों के बीच लोगों का अनुपात बढ़ गया है जो पढ़ लिख सकते हैं, कुछ हद तक शिक्षा मिल चुकी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी भी स्त्रियां जो है पुरुषों की तुलना में काफ़ी पीछे हैं। नीचे दी गई तालिका में विभिन्न वर्गों, उन लड़कों व लड़कियों के प्रतिशत को दर्शाया गया जो बीच में विद्यालय छोड़ देते हैं। अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के लड़के और लड़कियां भी इनमें शामिल हैं। ठीक है, ये आपको एक ग्रेडिंग दिखाया गया, 2014 और 15 की रिपोर्टिंग है। संभवतः आपने ऊपर की तालिका में इस बात पर ध्यान दिया होगा, सब लड़कियों की श्रेणी की तुलना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर अधिक है। इसका अर्थ है कि दलित व आदिवासी पृष्ठभूमि की लड़कियों के स्कूल में रहने की संभावना कम रहती। वर्ष 2011 की जनगणना से यह पता चलता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की लड़कियों की अपेक्षा मुस्लिम लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा पूरी करने की संभावना कम रहती है। मुस्लिम लड़कियां स्कूल में लगभग 3 वर्ष रह पाती हैं, जबकि अन्य समुदायों की लड़कियां 4 वर्ष समय बिताती हैं। दलित, आदिवासी और मुस्लिम वर्ग के बच्चों के स्कूल छोड़ देने के कारण देश के अनेक भागों में, विशेषकर ग्रामीण और गरीब क्षेत्रों में, नियमित रूप से पढ़ाने के लिए उनका उचित स्कूल न ही शिक्षक। यदि विद्यालय घर के पास ना हो तो लाने और ले जाने के लिए किसी साधन जैसे बस वैन की व्यवस्था ना हो, अभिभावक लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते। कुछ परिवार अत्यंत निर्धन होते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने का खर्चा नहीं उठा पाते। ऐसी स्थिति में लड़कों को प्राथमिकता मिल सकती है। बहुत से बच्चे इसलिए भी स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि उनके साथ शिक्षक और सहपाठी भेदभाव करते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2014 में एक अभियान शुरू किया था। ठीक है, चलिए। महिला आंदोलन। अब महिलाओं और लड़कियों को पढ़ाने और स्कूल जाने का अधिकार है। अन्य क्षेत्र जैसे कानूनी अधिकार, हिंसा और स्वास्थ्य, ठीक है, जहां लड़कियों और महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई। ये परिवर्तन अपने आप नहीं है, औरतों ने व्यक्तिगत स्तर पर आपस में मिलकर इन परिवर्तनों के लिए संघर्ष किया है। इन संघर्षों को महिला आंदोलन कहते हैं। देश के विभिन्न भागों से कई औरतें और महिलाएं संगठन इस आंदोलन में हिस्सा ली। कई पुरुषों ने भी महिला आंदोलन का समर्थन किया। इस आंदोलन में जुटे लोगों की मेहनत, निष्ठा और उनकी विशेषता इसे बहुत ही जीवंत आंदोलन बनाती है। इसमें चेतना जागृत करने, भेदभावों का मुकाबला करने और न्याय हासिल करने के लिए विभिन्न रणनीतियों का उपयोग किया गया। इनकी कुछ झलकियां आप नीचे देख सकते हैं, ये आपको दिखाया गया है। ये है अभियान। चलिए, अभियान। भेदभाव और हिंसा के विरोध में अभियान चलाना महिला आंदोलन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अभियान के फलस्वरूप नए कानून भी बने। 2006 में एक कानून बना जिससे घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा का भोग रही औरतों को कानूनी सुरक्षा दी जा सके। इसी तरह महिला आंदोलन के अभियान के कारण 1977 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान पर शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के साथ होने वाली यौन प्रताड़ना से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए।
चलिए आगे देखते हैं आगे की बात क्या है। एक और उदाहरण को अगर देखते हैं हम लोग तो 1980 के दशक में देश भर में महिला संगठनों ने दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज़ उठाई। नवविवाहित युवतियां हैं उनके पति और ससुराल के लोगों द्वारा दहेज के लालच में मौत के घाट उतार दिया जाता था। महिला संगठनों द्वारा इस बात की कड़ी आलोचना की गई। कानून अपराधियों का कुछ नहीं कर पा रहे थे। इस मुद्दे पर महिलाओं ने सड़क पर आई और अदालत के दरवाजे खटखटाई, आपस में अनुभव और जानकारियों का आदान प्रदान किया। अंततः समाज का एक बड़ा सार्वजनिक मुद्दा यह बन गया। और होता क्या है, अंततः यह समाज का एक बड़ा सार्वजनिक मुद्दा बन गया और अखबारों में छपने लगा। दहेज से संबंधित कानून को बदला गया ताकि दहेज मांगने वाले परिवारों को दंडित किया जा सके। ठीक है, जागरूकता अभियान का ये एक इमेज है और ये आपको देखना है, विरोध करना। ठीक है, ये उससे संबंधित है और ये है हमारा बंधुत्व व्यक्त करना। ठीक है, चलिए और आगे कुछ आपको महत्वपूर्ण चीज़ें जो शब्द हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं देख लेते हैं। रूढ़िवादी धारणा क्या है? जब हम विश्वास करने लगते हैं किसी विशेष धार्मिक, आर्थिक, क्षेत्रीय समूह के लोगों की कुछ निश्चित विशेषताएं होती हैं या वे केवल खास प्रकार का कार्य कर सकते हैं, तब रूढ़िवादी धारणाओं का जन्म होता है। जैसे हम इस पाठ में हमने देखा कि लड़के और लड़कियों को अलग अलग विषय लेने के लिए कहा गया, कारण उनकी रुचि ना होकर उनका लड़का लड़की होना। रूढ़िवादी धारणाएं हमें लोगों को उनके व्यक्तिगत विशेषताओं के साथ देखने से रोकती हैं। भेदभाव तब होता है जब लोगों के साथ समानता व आदर का व्यवहार नहीं करते। यह तब होता है जब व्यक्ति या संस्थाएं पूर्वाग्रहों से ग्रसित होती हैं। भेदभाव तब होता है जब हम किसी के साथ अलग व्यवहार करते हैं और भेद करते हैं। उल्लंघन, जब कोई जबरदस्ती कानून तोड़ता है या खुले रूप में किसी का अपमान करता है तो हम कह सकते हैं कि उसने उल्लंघन किया है। यौन प्रताड़ना, इसका आशय औरत की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ यौन से जुड़ी शारीरिक या मौखिक हरकतें करना। ठीक है, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का चैनल पर जुड़ने के लिए।